अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज रोमा हमारे साथ मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनकी वालदा बीमार हैं, उनकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल में हैं और हम भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी वालदा सेहतयाब हों और वो दोबारा अपनी ड्यूटी यहाँ संभालें, हमारे साथ मौजूद हों। मेरे साथ हरमीत इस्लामाबाद से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल रोमो के बगैर आज वैसे स्टूडियो सुना जब हम में से एक भी नहीं होता है तो जाहिर बात है हमारा जो स्टूडियो है, बल्कि हमारा मॉर्निंग शो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हमारी दुआ है कि रोमा की वालदा को जल्द शिफा मिले और रोमा हमेशा की तरह हमारे साथ दोबारा हमें ज्वाइन करे। तो रोमा साहब सुनाए, यहाँ पे तो हंसती खिलखिलाती। और मैं यहाँ की मौसम की बात कर रहा था रोहू साहब, बारिशें हुई हैं, हल्का फुल्का जो है ठंडी हवाओं का रुख जो है इस्लामाबाद की तरफ है। लाहौर की क्या सिचुएशन है? लाहौर में तो गर्मी है, अभी तो गर्मी है। मैं जब सुबह निकल के आया हूँ तो गर्मी थी। अच्छा। और अभी देखो आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी ही लग रही है ज़्यादा हमें। और फिर तकरीबन को एक वीक के बाद को हल्का सी बारिश की प्रेडिक्शन आ रही है। पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। बरसात तो बहरहाल हमारे यहाँ कहते हैं 15 जुलाई से शुरू होती है, तो 15 जुलाई तक हमें शायद इंतजार करना पड़ेगा। आप इस्लामाबाद में आप रहते हैं जी, मरी आपके करीब है, आप मौज में, गर्मी लगे तो मरी खाना खाने चले गए, आपका क्या है? खैर हम ये देखते हैं कल की बारिश से काफी गर्मी थी। जी जी हाँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन बता दूं आज का, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। आज हमने डेली डोज, हल्की फुल्की सी डेली डोज करेंगे। उसके बाद चलेंगे हमारे साथ जहनी अमराज और हमारे माशरती रवैये, इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगे। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा ये हमें बताएंगे हमारे माशरती रवैयों में क्या तब्दीली आनी चाहिए हमारे अगर जो जहनी अमराज बढ़ रहे हैं। उसके बाद मस्जिद भोंग है, 50 साल लगे इस मस्जिद की तकमील में। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है भोंग के इलाके में। इसका हम आपको पैकेज दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे, कोशिश करेंगे अगर इसका नुमाइंदा हमारे साथ वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो उससे बात भी करें। उसके बाद गुर्दों के अमराज से बचाव के लिए योगा करें। ये बड़ा ज़बरदस्त योगी हमारे नईम हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो बताएंगे कि योगा से कैसे आप गुर्दों के अमराज से आप बच सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करके आप बच सकते हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे, बताएंगे कि शेंदूर का मेला जो हर बरस होता है, बहुत ही खूबसूरत जगह शेंदूर। ये अगर आप चतराल से गिलगित की तरफ जाएं, रास्ते में आता है, एक झील है बहुत ही खूबसूरत, उसके किनारे मैदान है, यहाँ मेला लगता है, पोलो भी होती है और भी खेल होते हैं रवायती। यहाँ पे रक्स वगैरह चलते हैं, खेल कूद होते हैं, वो दिखाए जाते हैं। इस साल ये मेला फंड्स की कमी के बाद मनसूख कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है, ये मेला मनसूख नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बाहर के सयाह बहुत आते थे, बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी ये सयाहों के लिए। फिर हम चलेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ, उसके हाल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब होंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। आज भी हमें ये पता चला है कि जो काबुल से लगमान का इलाका है उसके करीब ही वहाँ पे पहुँच गए हैं तालिबान। अब वो काबुल पे अटैक करते हैं, नहीं करते। बाज़ एनालिस्ट का कहना है कि उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि काबुल की सूरत हाल एक फोर्ट्रेस की तरह की है जिसमें बहुत ज़्यादा गोला बारूद और जो फ़ौज है उसने तैयारी करके रखी हुई है। अगर तालिबान काबुल पे हमला करते हैं तो बहुत खून रेजी होगी। कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि वो वहाँ पे बाहर आके प्रेशराइज करें और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाए जो रिप्रेजेंटेटिव हो तमाम इलाकों की। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी डेली डोज के बारे में बताऊं। डेली डोज रोज़ आपको दी जाती है, तो आज की डेली डोज हरमीत आपको पहुंचाता हूं मैं। सुबह की डोज सबसे पहली डोज है हमारे पास एक ऐसे शख्स की खबर है जो 555 दिन दिल के बगैर जिंदा रहा। 555 दिन दिल के बगैर जिंदा रहा। एक साहब हैं जो मिशिगन से इनका ताल्लुक़ है, स्टेन लार्कन। इनका 25 बरस की उम्र में इनको एक मरज़ ऐसा हुआ जो मरज़ के बारे में कहते हैं कि अचानक दिल बंद हो जाता है। इनका दिल बंद हो गया, इनको एक मसनूई दिल लगा दिया गया और वो मसनूई दिल के साथ इन्होंने 25 साल तक तकरीबन दिल के बगैर इन्होंने गुजारा किया है। फिर इनका बहुत लंबी मुद्दत इन्होंने दिल के बगैर गुजारा किया।
और फिर बिल्कुल इनको ट्रांसप्लांट करके दिल लगा दिया गया और ये अब भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर है। पता नहीं इतना अर्सा ये दिल देते कैसे रहे हों। बल्कि कमाल की है लोहे का दिल हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है दिल देना लेकिन कमाल किया है भाईजी ने, मतलब 25 साल तक आप ऐसे रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है और ये साइंस और हेल्थ डिपार्टमेंट जितना तरक्की कर रहा है, लेकिन हाँ दिल धड़कना जो है बड़ा मुश्किल होता है, धड़कन किसी और की लेके। लेकिन एनी हाउ दोबारा बच गए पाजी, आप दिल लग गया है तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिल लगी हो जाएगी। और लेकिन डॉक्टरों ने जो दिल लगाया उसके बाद उनको मेरे ख्याल में कहा है कि ये दिल अब किसी को ना देना, उसकी वजह यह है कि ये दे दिया तो अगला नहीं मिलना। हाँ तो बहरहाल ये साइंस मुश्किल है, ये साइंस है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिसकी बुनियाद पे ये कुछ मुमकिन हो गया। दिल के बगैर 555 दिन इसने गुजारे। 555 दिन बहुत लंबी मुद्दत है, एक लंबी मुद्दत है जो इन्होंने गुजारी है दिल के बगैर। उसके बाद इनको दिल लगाया गया है और अल्लाह करे कि अब इनको सेहत इनकी इसी तरह दोबारा कामयाबी हो गई और अल्लाह करे इनको सेहत मिले। बिल्कुल। हाँ अगली खबर हमारे पास है, लाहौर के शहरी ने चांद पर जमीन खरीदी। ये बड़ी मजेदार खबर है। रऊफ साहब, हाँ रऊफ साहब, पहले वादे किए जाते थे कि मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, लेकिन मामलात यहाँ तक आ गए कि अब यहाँ से बैठ के आप चांद खरीद सकते हैं, यानी चांद पर प्लाट जो है वो आसानी से खरीदा जा सकता है। हाँ 5 एकड़ जमीन इन्होंने खरीदी है चांद के ऊपर और $139 की ये सिर्फ इनको मिली है। ये भी बड़ी हैरत की बात है। चांद पे जमीन इतने में तो हमें गवादर में जमीन नहीं मिलती जितने में इन्होंने चांद पे 5 एकड़ जमीन खरीद ली। तो अज़म अली साहब इनका नाम है, ये एक लॉयर हैं और इन्होंने देखा कि एक कंपनी है जो चांद पे ज़मीन बेच रही है, वो इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई, इनका नाम आ गया, इन्होंने ये ज़मीन ख़रीद ली। उसका नंबर भी उन्हें मैं पढ़ के बता दूं आपको, एकड़ नंबर 1396, 1395, 94, 93 और 97 का मालिक इनको करार दिए गए। इनको बाकायदा अलॉटमेंट लेटर भी जारी हुआ है। अब पता नहीं ये घर बनाएंगे 5 एकड़ पे चांद पे जाके, आने जाने के लिए पता नहीं क्या करेंगे वहां से, क्या 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 कौन सा वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन रोज साहब लास्ट ईयर रावलपिंडी में ऐसा वाकया हुआ था कि एक जब शादी हुई नई नई कपल की, तो उस लड़की ने गिला किया कि भैया आप तो मेरे से वादे किए थे कि आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, अब तो मेरी शादी भी हो गई, अब क्या करने जा रहे हो। हाँ। तो उसने कहा चलो तारे तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है, चांद पे जमीन ही खरीद लेता हूँ। तो खरीद ली जमीन। अब पता नहीं कब वहां पे रहेंगे, कब जाएंगे वहां पे। लेकिन हाँ ये एक अच्छी बात है कि भाई गवादर में बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है सर चांद पे थोड़ा सा वो डील लगी हो अच्छी सी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो हाँ मिला हो चांस में कोई प्लाट। अच्छा जी, मैं आपको तीसरी खबर की तरफ लेके चलता हूँ। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को ज़ल्ज़ले से बचाने के लिए एक आला पेश की इत्तला मिल जाया करेगी। एक आला जो है बड़ी तहकीक के बाद डिस्कवर हुआ है। अमरीकी हुकूमत ने $12 मिलियन के फंड मुहैया किए थे, जिसकी बदौलत पता चल जाएगा कि किस इलाके में ज़ल्ज़ला आने वाला है। ये बड़ी अच्छी खबर है। बहुत से इलाके ऐसे हैं दुनिया जहान में जहाँ पे शेक अलर्ट इसका नाम दिया गया है, जहाँ पे दुनिया में ज़ल्ज़ले आते हैं पहले पता नहीं चलता। तो ये शेक अलर्ट की बदौलत पहले से पता चल जाएगा कि ज़ल्ज़ला आने वाला है और उस बुनियाद के ऊपर लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, बिल्डिंग्स खाली कर दी जाएंगी। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और वो सेंसर जो हैं वो 5 दर्जे से ज़्यादा शिद्दत के किसी भी इलाके में अगर ज़ल्ज़ला आने की खबर होगी तो ये ज़ल्ज़ले का पता लगा लेते हैं। इस लोगों को महफूज मुकाम पे जाने के लिए पैगाम आ जाता है। बल्कि इससे काफ़ी सारी जानों का जो है वो ज़िया जो है उससे बचाव होगा। और सारा जिस तरह हमने देखा है बल्कि फेस किया है 2005, 2008 इस किस्म के जितने भी ज़ल्ज़ले हुए तो काफ़ी सारी अमवात पाकिस्तान में हुई थी। लेकिन हाँ एक अच्छा इनिशिएटिव। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दिल के बाद एक बहुत बड़ा ये मुख्तलिफ रोज़मर्रा जिस तरह तरक्की साइंस कर रही है और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसानों की जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान बना रही है, तो कमाल है बाजी। ठीक है सर, अगली खबर, फास्ट फूड का शौकीन लुटने के दौरान भी चिकन विंग्स खाता रहा। ये सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जो है बड़ी वायरल हुई है कि एक साहब जो हैं उनको देखा जा सकता है हेलमेट पहने हुए एक आदमी उनके पास आता है, उनसे तकाजा करता है कि उनको अपना सब कुछ दे दे। वो चिकन विंग्स खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वो उन्होंने अपना वॉलेट निकाल के दे दिया, फोन पकड़ा दिया
और वो खुद चिकन विंग्स ही खाते रहे हैं। पता नहीं, इससे मुझे एक वो साहब दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन पेट भर के जाना है भैया। हाँ। तो वो मुझे वो एक लतीफ़ा सा याद आ रहा है कि वो आजकल कोरोना के हवाले से है कि वो कहते हैं कि वो एक बैंक के अंदर 2 डाकू दाखिल हुए और जैसे दाखिल हुए एक को छींक आ गई तो लोगों ने खौफजदा होकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया, परेशान हो गए, ज़मीन पे लेट गए कि कोरोना के पेशेंट्स आ गए कहीं। तो वो डाकुओं ने फिर उनको यकीन दिलाया पिस्तौल निकाल के कि हमें कोरोना नहीं है, हम डाकू हैं, लूटने आए हैं। लोग हंसे, मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने बटे उसके हवाले किए और कहा भैया कोरोना नहीं है, पैसे ले जाओ लेकिन कोरोना ना लगा के जाना, कोरोना ना लगा के जाओ। तो खैर ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़हनी अमराज, उनके हवाले से ज़हनी अमराज का हमारे माशरती रवैये किस तरह के होने चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सैयद इमरान मुर्तज़ा और हरमीत भी हमारे साथ ही मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा, फाउंटेन हाउस से इसका ताल्लुक़ है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं फाउंटेन हाउस के, और ये हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा है कि ज़हनी अमराज, ज़हनी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसकी बदौलत लोगों में क्या कॉज, उसका टेंशन हो सकती है, उसका कॉज क्या हो सकता है, खुराक में कोई कमी बेशी है, क्या मतलब सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। ये फरमाइए कि सबसे पहले ज़हनी अमराज की बढ़ने की वजूहात क्या है मतलब जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग इतने ज़्यादा बीमार होके आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम वजह खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सर क्वेश्चन ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये हर शख्स के लिए है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास दिमाग है उसी को दिमाग की बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो ये हर शख्स का मसला है। ठीक है। और जहनी बीमारी जो है वो जिस तेज़ी से फैल रही है, ये तो कोरोना की वजह से डबल हो गई है, लेकिन इससे पहले भी जो WHO की रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि ये दूसरे नंबर पर दुनिया की बीमारी बन जाएगी 2020 में। लेकिन अब ये 2020 में तो आपको पता है कोरोना आ गया और उसने सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट किया है वो लोगों के मेंटल हेल्थ पे किया है। ठीक है। और जो वजूहात हैं उस वजूहात में तो सबसे बड़ी वजह तो जेनेटिक्स है, जीन्स है, जीन्स में इसका होता है। और फिर माशरा जिस तरह डिटोरिएट हो रहा है उसमें भी वजूहात है, जॉब्स का ना होना है, फैमिली रिलेशंस का ख़राब होना है, जो है बहुत बड़ी वजूहात है। लेकिन मैं उससे भी बड़ी वजह जो ये समझता हूँ वो ये है कि ख़ास तौर पाकिस्तान के सिनेरियो में आप देखें तो लोगों का छुपाना इस बीमारी को। देखिए दुनिया में या पाकिस्तान में भी अगर किसी को दिल की बीमारी है, किसी को आँखों की बीमारी है, किसी को गुर्दों की बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग छुपाते हैं इसको, और जब छुपाते हैं तो वो फिर बड़े होके और बड़ी ख़तरनाक हद तक ख़राब होके हमारे पास आते हैं। तो इस वजह से ये बीमारी जो है ना वो बढ़ती भी जा रही है। लेकिन एक अलमिया ये है कि मिन हैज़ुल कौम हम लोग हर तरीके से डिटोरिएट भी होते जा रहे हैं, तो सेहत हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। ठीक है। और सेहत हमारे लिए जब इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम गुफ्तगू ही नहीं करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि फाउंटेन हाउस पाकिस्तान का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है कि जो लोगों को साइकेट्री की बीमारियों की जितनी बीमारियां हैं उसमें वो हेल्प आउट करता है। हमारा इदारा जो है ना वो सेक्रेटेरिएट लाहौर के पास है, मेन हेड ऑफिस जो है। लोग अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को हमारे पास एडमिट करते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं अनारकली में और कहते हैं कि जी हम तो यहाँ पे शॉपिंग करने आए। यानी ये हमारे माशरे का रवैया है। और दूसरा, बहुत सारे लोग तो इवन हमारे पास अपने वालिदैन को, बच्चों को, बीवी को, शौहर को छोड़ के जाते हैं, एड्रेस चेंज कर लेते हैं। अच्छा, एड्रेस चेंज कर देते हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जाने और जो है वो डॉक्टर जाने और ये मरीज़ जाने। तो इस काम के लिए तो ये मुल्क नहीं बना था, इस काम के लिए तो ये मुल्क नहीं बना था सर। ये वैसे आपने बड़ी जो बेहिसी की बात बताई है कि लोग ये कर रहे हैं। हमने तो ये देखा है कि मज़ारों के ऊपर लोग जाके, कई मज़ार है जैसे वो फरीदाबाद के करीब शायद एक जगह है,
मतलब इसके अलावा भी कई मज़ार हैं जहाँ पे जंजीरों से बांध के जी हाँ वो छोड़ के चले जाते हैं, और फिर 12 बरस से लोग जो हैं बंधे हुए हैं, और वो इस उम्मीद पे हैं कि दुआ से खुद ही ठीक हो जाएगा, रिश्तेदार वहाँ पे नहीं जा रहे। ये मुआशरती रवैया जैसे आपने बताया, वालिदैन को छोड़ के गए और अपना एड्रेस चेंज कर लिया, ये क्या मतलब अजीब? सर देखिए, हम वैसे तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जो अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बना, और वैसे हम अपने आप को बहुत आशिक रसूल और इस्लाम को फॉलो करने वाले समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही गलत काम करते हैं जिसके लिए मना किया गया था। एग्जैक्टली वही करते हैं, और कहा यह गया था कि जनाब अली औरतों के जो हुकूक़ हैं, जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नबी पाक, क्योंकि मेरे लिए वो बड़े एक रोल मॉडल उनकी शख्सियत है, और हम नेचुरली उनसे कि किस तरह उनको डील करना है। यहाँ हम हमारे लिए जो हमारी माएँ बहनें हैं वो सेकंड ग्रेड हैं, और उनको एजुकेशन में उनकी सेहत के बारे में वो रवैया हमारा नहीं है, नंबर 1। फिर वही जो लड़ाइयाँ झगड़े थे घोड़ा दौड़ाने पे उस ज़माने में, आज दूसरे मुकाबले हैं हमारे पास, आप रोड पे जाके दे सकते हैं। तो माशरा सर मिन हैज़ुल कौम हम डिटोरिएट होते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ी वजह जो मुझे जो समझ में आती है वो हमारा यूनिट है जिसको घर कहा जाता है, वहाँ पे डिटोरिएशन हो गई है। हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में, नेचुरली आपके भी बचपन में, जो वालिदैन का एक की पोजीशन थी, या दादा दादी की या नाना नानी की जो पोजीशन थी, वो अब ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वो डिटोरिएशन पैदा होनी शुरू हो गई है। जब स्प्लिट पैदा हुआ घर के अंदर, तो वो ये मोहल्ले में हुआ, और फिर मोहल्ले से माशरे में हुआ। नतीजतन ये है कि एक बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में 3 मोबाइल फ़ोन है, तीनों को नहीं पता कि इनका मसला क्या है। लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे, तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा? अच्छा, ये वो बीमारियां हैं कि जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे कि एक 1% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी दुनिया में स्किज़ोफ्रेनिया, मालखोलिया, शिज़ोफ्रेनिया के नाम से मर्ज़ मौजूद है ये। अच्छा, ये इतनी ऐसी बीमारी है कि इसको अगर ट्रीट ना कराया जाए तो ये कभी ना कभी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत नुकसान भी हो सकता है, अपनी जान को भी नुकसान, किसी दूसरे को भी नुकसान हो सकता है। ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, यानी सेम पॉपुलेशन जो है अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, पाकिस्तान में भी। अगर पाकिस्तान की आबादी अगर 23 करोड़ है, तो 23 लाख तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हो गए, और कुछ फ़ीसद समझिए जिनको मौका मिलता है अस्पताल में एडमिट होने का, और कुछ 100 कुछ हज़ार बेड्स हैं पूरे पाकिस्तान में, सारे साइकेट्री के हॉस्पिटल मिला के। ठीक है, तो ये तो मैं एक बीमारी की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बीमारी बाइपोलर है, फिर तीसरी बीमारी डिप्रेशन, जो हर दूसरे शख्स को इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात हैं। फिर एक जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरक्की ना करने की एक बहुत बड़ी वजह, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, छुपाते हैं, और मैं समझता हूँ मेन वजूहात में से एक वजह ये भी है, वो ये कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो मेजॉरिटी यंग एडल्ट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये आपको मुझसे ज़्यादा पता है इस बात का कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, बच्चे जो हैं वो 15 से 45 साल के यंग एडल्ट्स हैं, और ये जवान कौम है। और बदकिस्मती कि सबसे ज़्यादा नशा इसी एज में किया जाता है, और यही ग्रुप जो है वो 15 से 45 साल, पाकिस्तान में 1 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड लोग हैं जो नशा करते हैं। अच्छा, अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ना तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं नशा बनाने की, ना कोई पैदावार यहाँ पे होती है, उसके बावजूद सिर्फ ट्रैफिकिंग की वजह से इतने लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आप रूफ साहब, ये सोचने वाली बात है कि अगर एक बच्चा किसी घर के अंदर नशा करता है, तो क्या वो उसके घर के बाकी अफराद नॉर्मल रहेंगे? क्या वो नहीं प्रॉपर अपनी प्रोडक्टिविटी देंगे? क्या वो माँ ठीक काम करेगी? क्या वो बाप सही अपने ऑफिस जा सकेगा? क्या वो बहन जो अपने घर में है, जिसकी शादी हो गई है, क्या वो वहाँ पे सही रहेगी? तो इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज घर 6 से 7 लोगों का है, तो 7 करोड़ लोग पाकिस्तान में अफेक्टेड है एक बीमारी की वजह से। हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते। और फिर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है सारी कहानी से कि हम हेल्थ तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं, हम ड्राइंग रूम ठीक करने लगते हैं, हम गाड़ी ख़रीदने लगते हैं, हम घर के कमरा बनाने लगते हैं, सेहत पे पैसा नहीं खर्च करते। तो फिर मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यही वो पैथोलॉजी है हमारे माशरे की कि हम ऐसे बच्चे के बारे में सर बात करते हैं कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, जिसके नंबर कम आए उसके बारे में पूछेंगे, जिस बच्ची को तलाक हो गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो बच्चा नशा करता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे जो पोजीशन लेकर आया। ये माशरे की पैथोलॉजी है। तो जब तक हम
यानी जो प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सदका जारी है इस तरह के प्रोग्राम करना, और इस बारे को बार बार कहना कि जिस तरह दूसरी बीमारियाँ हैं और उन बीमारियों के बारे में लोग, जैसे दिल की बीमारी किसी को हो जाए, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, किसी को अर्थराइटिस हो जाए, तो लोग रेगुलर डॉक्टर को फॉलोअप करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, डाइट प्रोग्राम बना के देती है, उनको वॉक पे लेके जाती है। इसी तरह से अगर साइकेट्री के मर्ज़ में, अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी को साइकेट्री का मर्ज़ हो जाए, तो जाली बाबों के पास, अभी आपने मज़ार का जिक्र किया, क्या कोई मज़ार वाला ये कहता है कि लाके जंजीर से बांध दो? कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं। ना कोई मज़ार वाला बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने इस्लाम फैलाया है यहाँ पे, वो ये कहते हैं कि मेरे मज़ार पे आके जो है ना वही काम करो, या यहाँ से तावीज़ गंडे लो, या कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो सर, अगर तो पैदा हो जाए घर में कोई बीमारी, तो मैं समझता हूँ कि अगर फौरी तौर पे फैमिली डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर ले, किसी जाली बाबों के पास। मैं आपको रिसर्च बताऊँ जो हमने अपने हॉस्पिटल में की, हमने लास्ट ईयर 44,000 पेशेंट्स आउटडोर में चेक किए, फाउंटेन हाउस में, और उससे आज से कोई 10 साल पहले हमने 6,000 पेशेंट चेक किए थे। अच्छा, एक साल में, यानी 6,000 से 44,000 पेशेंट्स पे आ गए हैं। ये रेशियो बढ़ रहा है, तो ये तो घर घर की कहानी है। और मैंने उससे अगली बात भी आपसे कह दी थी, ये तो हर शख्स की कहानी है, क्योंकि जिसके पास दिमाग है, और हर शख्स के पास दिमाग है, ये तो मसाइल किसी के साथ भी कभी भी हो सकते हैं। तो हमने रिसर्च की, तो पता ये चला कि हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वो एवरेज 10 जाली बाबों के पास होके हमारे पास आते हैं। अच्छा, एवरेज, यानी 10 दफ़ा वो किसी बाबे के पास तावीज़ लेने जा रहे हैं, धागा लगवाने जा रहे हैं, फुकवाने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं। उसके बाद जब वो इतने हालात ख़राब हो गए, हमारे पास लेके आते हैं। अगर यही काम इनिशियली तौर पे कर लिया जाए, डॉक्टर साहब, तो ये बीमारियाँ इतनी तेज़। जी हरमीत जी 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 डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से तो कैंपेन चलाई जाती है, अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन अगर हम दिमाग या अमराज की बात करें तो दिमाग से ही जिस्म कंट्रोल होता है, उसके हवाले से ना हुकूमती सतह पर उस तरह इक़दाम किए जा रहे हैं ना, ताकि और ना हम देखते हैं कि हम जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं या जो इदारे हैं नीम सरकारी, वो भी इस तरह कैंपेन नहीं चला रहे। अगर आप समझते हैं कि अगर इस तरह कैंपेन चलाई जा सके तो ये जो फैलाव है नफ्सियाती बीमारियों का, वो कम हो सकता है? जी, आपको शायद आवाज़ नहीं आई मेरे ख्याल में। अच्छा, ये कैंपेन वो कह रहे हैं कि बाकी बीमारियों के हवाले से तो चलाई जाती है, लेकिन इस हवाले से कैंपेन शायद इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। तो अगर आपके ख्याल में कैंपेन सही तरह से चलाई जाए। सर, ये बहुत ज़बरदस्त बात की, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि देखिए, 2 तबके ऐसे हैं माशरे के कि जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे माशरे में। एक असातिज़ा और दूसरे उलमा कराम। ठीक है। तो अगर हम स्कूल्स में, और ख़ास तौर पे प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में, ठीक है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि एक बहुत बड़ा नशा है जो हम हर आदमी करते हैं, और ये मेरे सामने भी रखा हुआ है, इसको चाय या सिगरेट करते हैं, तो वो उसके बारे में अगर हम प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल्स में और मसाजिद में, अपने दर्सगाहों में, जहाँ जहाँ पे भी उलमा कराम मौजूद हैं और असातिज़ा मौजूद हैं, अगर हम ये काम करना शुरू कर दें और सही मैसेज देना शुरू करते हैं, तो आप यकीन कीजिए ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, एक और भी मैं चीज़ आपसे मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे पहले ज़माने में खानखाई निज़ाम होता था, बुज़ुर्ग होते थे, लोग उनके पास जाते थे, अपने मसाइल का हल उनसे डिस्कस करते थे, ख़त्म हो गया। घर में हमने बड़ों को बिल्कुल कोने पे बिठा दिया कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है, कि जो मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है ये अखले कुल है, तो तुम्हें तो अब्बा कुछ आता ही कोई नहीं। ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ ये कि जो एक मेंटोर, एक पीर, एक उस्ताद का जो रोल था वो ख़त्म हो गया, माइनस हो गया माशरे से। अब हर शख्स घर में अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों ये कह रहे हैं कि हम अखले कुल हैं, मुझे अब्बा से ज़्यादा आता है, दादा से ज़्यादा आता है। तो ये तो एक चीज़ ख़त्म हो गई। तो यही रोल है जो अदा करेगा आलिम, असातिज़ा और माशरे के वो लोग जो ट्रेंड सेटर हैं, जैसे ख़ास तौर पे आप लोग, जिनकी बात लोग सुनते हैं और फिर अमल भी करते हैं। ठीक। तो अगर हम इसको डिज़ाइन कर लें इस प्रोग्राम को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह से वो लिख के आ रहा है कि खुदकुशी बढ़ती जा रही है, तो नेचुरली जब ये समझा जाएगा कि कोई चीज़ सुनने के लायक नहीं रह गई, कोई मुझे सुनने वाला है नहीं, तो अल्टीमेटली यही होगा, तो फिर ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। वैसे ये आपने बहुत से कॉजेज़ बताए हैं जो ज़वाल बतदरीज आया है। आपने ये बताया 10 साल पहले अगर आउटडोर में फाउंटेन हाउस में 6,000 मरीज आते थे, तो 44,000 के करीब आ रहे हैं।
तो और ये सिर्फ एक हम इंस्टीट्यूशन की ये बात सिर्फ कर एक रहे छोटी सी जगह की बात हो रही है और हैं, एक छोटी सी जगह की। इसके अलावा पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशन ऐसे जी हाँ होंगे सर, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे मरीज आ जी रहे हाँ, होंगे। बहुत बड़े। अच्छा, अब एक तो जेनेटिक आपने कहा, एक अपने फैमिली स्ट्रक्चर जो है उसकी तबाही हो गई उसकी बुनियाद के ऊपर, जी। और क्या है, और फिर जरा अमराज भी बताइए इसके सिम्टम्स क्या हों। अच्छा, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को पता चले कि ये मरीज़ हमारा ऐसा है जिसको फौरी तौर पे हमें अब किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए, जहाँ तक आपने बात की है ये दो बातें, एक तो ये है कि और क्या वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि सबसे बड़ी वजह मैं समझ रहा हूँ माशरे में वो है नाशुक्रापन। ये माशरे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके घर में 3 AC लगे हैं तो आप कहते हैं जी मेरे 5 AC होनी चाहिए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। अब उसके लिए पहले मुझे ये याद है हमारे बचपन में कि रिश्ते भी ऐसी जगहों पे दिए जाते थे जो हलाल पैसों से होते थे। ठीक। अब तो ये है कि पैसे कितने भी आ जाएं और कैसे भी आ जाएं तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो एक वजह ये भी हो गई। दूसरा जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है वो है नाशुक्रापन। वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रेवेल कर रहा है। हर बच्चा, हर बंदा ये कह रहा होता है कि जी अब्बा ने क्या किया, मुल्क ने क्या किया, मेरे बड़ों ने क्या किया है। ये जो नाशुक्रापन है ये भी एक एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लोगों को लेके जा रहा होता है। देखिए ऐसी कौन सी वजह है कि आप 3 बच्चों को लेके नहर में कूद जाएं? ऐसी कौन सी वजह है कि ऊपर से आपने 3 बच्चों को आपने मर्डर कर दिया और ख़ुद भी आपने खुदकुशी कर ली? इतना बड़ा क्या हाल हुआ? तो ये एक बेहतरीन मिसाल है साइकेट्रिक इलनेस की। ठीक है, कि अगर तो डायग्नोस हो जाता, उसको ट्रीटमेंट, एक गोली मिल जाती, तो वो ये नहीं करती। ये नहीं करती। आपको पता है मीनारे पाकिस्तान पे जंगला लगा दिया गया, नहीं तो हर थोड़े दिनों के बाद ऊपर से कूद जाता था बंदा। हाँ, ऐसे क्या हालात आ गए। ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये माशरती तौर पे हम लोग एक कौम रह ही नहीं गए जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर साहब जिस तरह खुदकुशी की बात कर रहे हैं, जो रुझान बढ़ रहा है, तो हम उमूमन देखते हैं कि मर्दों की, ख्वातीन की आवाज़ से तो चीज़ें डिस्कस की जाती है कि डिप्रेशन खासकर ख्वातीन ज़्यादा मुंसलिक भी की जाती हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसके मुताबिक तकरीबन हर 40 सेकंड बाद जो है मर्द हजरात जो है वो खुदकुशी करते हैं। तो ये क्या वजूहात है मर्दों में खुदकुशी का जो रुझान बढ़ रहा है? क्या मर्द हजरात जो अपने जो मसाइल है ये डिस्कस नहीं करते, ये वजह है? ये मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए मर्द जो है ना, वैसे भी जो इसका जीन है वो कमज़ोर जीन है एज़ कम्पेयर टू औरतें। कमज़ोर जीन है। दूसरा, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात आपने खुद कह दी है, और वो ये बात है कि वो डिस्कस नहीं कर सकता, यानी उसका एक जो शेम का एलिमेंट है कि मैं ये डिस्कस करूंगा तो मैं कोई कमज़ोर साबित हो जाऊंगा। कि जो हमारे माशरे में झूठी अना जो है उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल की जाती है। तो मैंने जो आपको जिस तरह बात की है कि कहीं पे कोई बात डिस्कस करना चाहिए और सुनने वाले होने चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर सुनने वाले मौजूद हो तो बहुत कैथारसिस इसको कहा जाता है, और कैथारसिस अगर हो जाए, जैसे एक तबका है क्रिश्चियनों का, आपने देखा है उनके जो पॉप होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं वो एक उसमें खड़े होते हैं जहां वो सुन लेते हैं उनकी बातें, तो मसाइल कम हो जाते हैं। ओके, मुझे लेने एक ब्रेक छोटी सी, यहाँ के बाद वापस आएंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मस्जिद भोंग के बारे में हमने आपको बताया, 50 साल में जाके ये मस्जिद तामीर हुई, मुकम्मल हुई। इसके बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद हम आपको लेके चल रहे हैं भोंग, जहाँ की एक मस्जिद है जो ऐसी शानदार तारीखी मस्जिद है, और इस मस्जिद की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। 50 बरस लग गए, यानी निस्फ सदी इसको लग गई मस्जिद को तकमील में, और ये अपना नमूना आप है। ऐसी कोई मस्जिद और आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं आपको पहले चल के एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हरमीत हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मस्जिद भोंग के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। आई चल के रिपोर्ट देख। सादिकाबाद की मरकजी शाहरा पर वाक़िए भोंग मस्जिद पाकिस्तान की वो वाहिद मस्जिद है जिसकी तामीर में 50 बरस से ज्यादा का अरसा लग गया। भोंग मस्जिद का डिजाइन, तर्ज तामीर और खूबसूरत खताती इस्लामी फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। मस्जिद का मरकजी दरवाजा मशहद में वाक़े हजरत इमाम रजा के मिज़ार के सदर दरवाजे जैसा है। दरवाजे के साथ एक मदरसा, लाइब्रेरी और वो हुजरा भी मौजूद है जहाँ रईस गाजी मोहम्मद इबादत किया करते थे। सीढ़ियाँ चढ़ने
के बाद मस्जिद का सहन शुरू होता है जो संगे मरमर और संगे स्याह से आरास्ता है, जहां एक वक्त में 2000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा करें। मस्जिद के मरकजी गुंबद पर नीले रंग की टाइल्स लगी हैं, जिन पर मीनाकारी और गुलकारी का निहायत नफीस काम किया गया है। इमारत के मेहराबी दरवाजों में कुरानी आयात कंदा है। मरकजी दरवाजे की मेहराब के अंदर निहायत नफासत के साथ सीप को तराश कर आयतुल कुर्सी तहरीर की गई है। तमाम दरवाजे हाथी दांत के नफीस और बारीक काम से मुज़य्यन है। मस्जिद की मरकजी मेहराब की तज़ीनो आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के मरकजी हॉल में दाखिल हों तो दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत गुलकारी और मुनफरिद डिजाइन स्याहों को हैरत ज़दा कर देते हैं। यहाँ संदल की लकड़ी का काम इतनी नफासत और दीदा रेजी से किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत पाकिस्तान ने 2004 में भोंग मस्जिद की तस्वीर से मुज़य्यन एक यादगारी टिकट भी जारी किया था। जी, मस्जिद आपने देखी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आर्ट का नमूना है और इसकी रईस यहाँ पे जो ख़ानदान है उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको सजाया है। ख़ानदान से एक नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो इसकी तामीर में हिस्सा लेते चले गए हैं। उन्होंने इसको सजाने में दुनिया जहान से जो चीज़ इकट्ठी हो सकती थी इसको बनाने के लिए, इसी तरह पाकिस्तान भर से आर्टिस्ट इकट्ठे किए गए जो कुंदाकारी, जो खत्ताती में माहिरीन हों, उनको बुलवाया गया, इसको मुकम्मल किया गया और इसी बुनियाद के ऊपर इसको कहा जाता है कि ये एक नमूना है जिसको देखा जाना चाहिए। अब हरमीत, बल्कि रऊफ साहब मैं खुद भी है जी रऊफ साहब, मैं देख के बड़ा हैरान हो गया। मैं वही अब मैंने कई मसाजिद, मैं वैसे मस्जिद खुदा का घर है, खूबसूरत तो होती, लेकिन जितना खूबसूरती से इसको सजाया गया और जिस तरह आप कह रहे हैं कि 50 बरस मतलब गुजर गए इसको बनाते बनाते, तो एक शहकार है। आप देखें तो बड़ा हैरान हो जाता है बंदा कि इतनी खूबसूरती से इसकी तामीर की गई है। और मैं पहली बार ये रिपोर्ट, मैं आप भी जब टेलीविजन पे आपके साथ ही जब हम शेयर कर रहे थे तो बड़ा मजा ही आ रहा था कि देखता ही जाए बंदा। और जब आप जाएंगे प्रैक्टिकली फिजिकली, जब आप उधर ही सर शोर बंद हो रहा है। जब दुकानें सारी बंद हो, पैंडा मार्ट दिन रात खुला हो, तो फूड पैंडा करो। यार मैंगो मिल्कशेक तो बना दो। स्ट्रॉबेरी, बनाना। जब कुछ भी जल्दी चाहिए हो, पैंडा मार्ट की 30 मिनट में डिलीवरी पक्की हो, तो फूड पैंडा करो। जब भी जो भी चाहिए हो, पैंडा मार्ट पर सब कुछ अवेलेबल है, तो फूड पैंडा करो। पैंडा मार्ट पर टैप करो, अपनी जिंदगी आसान करो और अभी फूड पैंडा करो। हो बिन बोले कुछ कर गया, दिल थोड़ा खाली था भर गया, दिल थोड़ा खाली था भर गया। दिल की बात 7 अप के साथ। अब दूसरों से बात कैसे कर पाए जब वो मसूड़ों से खून। मेडिकेम डेंटल क्रीम, जिसका यूनिक फॉर्मूला पिछले 30 सालों से आपके दांतों की 10 प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे और रखे दांतों को मजबूत। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। क्या हुआ भैया? बाहर वायरस है। डरो मत, हम वायरस को बम रप्चू कर देंगे। बम रप्चू। हाँ, लाइफबॉय हैंड वॉश के साथ करें बम रप और वायरस छू। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल केक क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. Good. लो
सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। वो क्या है जो सेरेलैक नेचर सिलेक्शन को ग़िज़ाइयत से इतना भरपूर बनाता है? लम्हा लम्हा कुदरत ग़िज़ाइयत भरती है इन खास फ्रूट्स में, ओट्स और किनवा में। ये है विटामिन्स और मिनरल से भरपूर नया सेरेलैक नेचर सिलेक्शन, नेचर्स गुडनेस। क्योंकि मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग। दांतों से स्ट्रेंथ? एक्सप्लेन मी प्लीज। हाँ, नए कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की अमीनो पावर दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब खाना ठीक से चबाएंगे तभी तो मिलेगी सही ग़िज़ाइयत। जब मेरे दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। अब नेस्ले बुनियाद के एक सैशे से बने 20 रुपए में ताकत भरा ग्लास, इजाफी आयरन और विटामिन सी के साथ, और इसके 2 सैशे रोजाना आयरन की 60% जरूरियात को पूरा करने में मदद करते हैं। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी स्मूथ हेयर, जिसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन जो दे 3 दिन तक फ्रिज कंट्रोल। न्यू ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ। क्यों नूडल्स में चीज नहीं? Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कनौल आया एक नया मजा। कनौल चीज़ी चटपटा, ये चीज़ी है या चटपटा, खाओ तो लगे तुम्हें बता। कनौल इसका मैजिक ही और। तुम बाल बढ़ा रही हो? हाँ, यहाँ तक। टूर्नामेंट पे फोकस करें, बाल बढ़ाने पे नहीं। लूज इट। देखते हैं न्यू सनसिल्क लॉन्ग एंड हेल्दी ग्रोथ बायोटिन फॉर्मूले के साथ, जो बालों को बनाए हेल्दी और लॉन्ग। बास्केटबॉल या लंबे बाल, दोनों क्यों नहीं? सुबह सुबह बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? इनको दें कोको क्रंच, अब न्यूट्री स्मार्ट के साथ, जिसका होल ग्रेन बी विटामिन्स और आयरन का कॉम्बिनेशन आपके बच्चों को दें हेल्दी एनर्जी। हर सुबह एक्टिव एंड खुश। आओ पास आओ जरा सा मुस्कुराओ, आओ पास आओ जरा सा मुस्कुराओ, इशारों में ही रिश्तों की मिठास बढ़ाओ। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम, मीठा वही जो करीब लाए। फ्रॉम नेस्ले। लेस खुलते ही इन सब की खुशियां तो देखें। इन साहब की खुशी जो लेट आए हैं, पर पार्टी तो फुल करेंगे। मीटिंग रूम को छुप छुप के ब्रेक रूम बनाने वालों की खुशी। सिर्फ अपने लिए। मेरे दोस्त, ये हुई ना बात। ये है ज्यादा शर्त मांगने वालों की खुशी, मगर इन सब में इनकी खुशी ना मिस करिएगा, लेज देने वाले की खुशी, क्योंकि जॉय है शेयरिंग में। Add Nestle Milo to milk for more protein, more iron, more calcium, more vitamin D. More protein, more iron, more calcium, more vitamin D. And enjoy hot or cold Nestle Milo every day. Energy to go further. चाय पी रहे हैं और आपको दर्द उठ रहा है, आप ठंडा खा रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो जब आप खाना आराम से नहीं खा सकते तो आप क्या? अस्सलाम वालेकुम। दोबारा जी ब्रेक के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है योगी नईम। हमारे साथ अक्सर मंडे के दिन मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हमें बता रहे होते हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आप दोबारा भी तशरीफ़ लाए और उम्मीद है आते रहेंगे। पीर वाला दिन आपके लिए एक तरह का मखसूस हो गया। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं गुर्दों से बचाव के लिए योगा कैसे मदद कर सकता है। तो एक तो सबसे पहले हम जरा थोड़ी सी बात ये कर लें कि
आजकल बाकी बीमारियों की तरह गुर्दे की भी बीमारियां ऐसी हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़िक्र का सामना है कि ये बढ़ रहा है मरज़। और ये जो है आपकी एक्सरसाइज, ये प्रिकॉशन है, मतलब आप इनके मदद से, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गुर्दे का मरज़ हो गया डॉक्टर के पास ना जाए। तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में हम क्लियर कर दें पहले। बिल्कुल सर, जी जनाब। बिल्कुल, जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये आपको फिर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर से जो है वो आपका लाजमी जो है वो रुजू होना चाहिए, डॉक्टर के साथ आपका ताल्लुक लाजमी होना चाहिए। लेकिन आप योग करने की वजह से आप गुर्दे बेहतर बना सकते हैं, गुर्दे आपके बच सकते हैं, खराब होने से बच सकते हैं, और गुर्दों को आप थोड़ा सा गुर्दा का जो फंक्शन होता है उसको बेहतर कर सकते हैं। आप किडनी स्टोन को निकाल सकते हैं, आप किडनी इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी मैं कहूँगा कि आपको जो हम जो चीज़ें बताएंगे उससे आपके साथ साथ आप मेडिसिन ज़रूर लें, आप डॉक्टर के साथ रब्ता जरूर। अगर गुर्दे का कोई मरज़ हो गया है, मेडिसिन आपने ज़रूर लेनी है, लेकिन साथ में ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप ये एक्सरसाइजेज कर रहे हो पहले से, तो होने वाले मरज़ से आप बच सकते हैं। सर जी, सबसे बड़ी बात जी बच सकते हैं। जी अच्छा, वैसे तो जी रऊफ साहब, नईम साहब जो है ना, हर मंडे को कोई नई ट्रीटमेंट या नए चीज़ के हवाले से, कोई इमराज के हवाले से कोई चीज़ तो एक्सरसाइज लेके आते हैं। हाँ। नईम साहब, योगा के बेशुमार फ़ायदे हैं, आप हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, लेकिन जो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता, उमूमन हम देखते हैं हर एक बंदा बड़े कि भैया टाइम नहीं है, तो क्या कितना टाइम मखसूस, मतलब मैं उन लोगों के लिए जो ऑफिस में जाते हैं या दीगर ऐसे काम जिनको मौका नहीं मिलता है, तो कम से कम क्या टाइम होना चाहिए कि वो इस किस्म की मुख्तलिफ एक्सरसाइज करके अपने आप को तवाना, तंदुरुस्त तवाना बना सकते हैं? जी, कम से कम कितना टाइम होना चाहिए? मिनिमम 10 मिनट्स। मिनिमम 10 मिनट्स जो है वो आप अपने लिए जरूर निकालें। जबरदस्त। और इसमें 10 मिनट्स में आपको फायदा ये होगा कि आपके जो बाकी 24 घंटे में से जो बाकी आपके वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट्स अपने लिए निकाल लें। ठीक और मेरी कोशिश ये होती है सर कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम जो है वो ऐसी चीज़ें बताएं जो आप चेयर पर बैठ के भी कर लें, आप बेड पर लेटे हुए भी कर लें, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए भी कर लें, तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल कोई आपको पार्क में जाना है या किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने इसको जो है वो थोड़ी सी वेरिएशंस की हुई हैं पोजेस की। ठीक है, आसानी के लिए, ताकि लोगों को आसानी हो। हाँ हरमीत, जैसे हमने देखा है कि कई जगह तो ये होता है ना कि जैसे योगी साहब हमें बता रहे होते हैं कि ज़रा मैट आपने प्रॉपर बिछाया है, मैट बिछा के आप उसके मुताबिक मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ में आप जैसे बेड के ऊपर भी, अपने कमरे में कहीं भी लेट के और बैठे बैठे भी कुर्सियों के ऊपर भी आपने बहुत से पॉइंट्स वगैरह बताए, इनको दबा के ये कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के कैसे शुरू किया जाए कि अब गुर्दे के मरज़ से पहले तो बचने के लिए एक्सरसाइज की तरफ सर? बिल्कुल, लेकिन कुछ जो है वो मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ कि जिससे जाहिर हो सकता है कि अक्सर लोगों को जो है वो किडनी फेलियर के बाद पता चलता है, किडनी फेलियर हो जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है जनाब क्रॉनिक किडनी फेलियर जो आपके चलता है, क्रॉनिक किडनी का जो मसाइल हैं उसमें ये आता है कि आपका जो है वो ब्लड प्रेशर अगर शूट कर रहा है बार बार, तो आपको लाजमी किसी जो किडनी स्पेशलिस्ट है उसको मिलना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए कि आपका बीपी शूट क्यों कर रहा है। आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर भी आपको किडनी का ऊपर इफेक्ट आएगा उससे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। आप ब्लड प्रेशर अगर आपका बार बार शूट कर रहा है और डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर किडनी का लाजमी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी की वजह से ये सारा कुछ हो सकता है। तो आपको जो है वो लाजमी किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, दूसरे जो फिजिशियन है उनसे पहले आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और अब हम योग हमें क्या कहता है? योग ये कहता है कि हमें जो है, क्योंकि देखें किडनी आपके सफाई का निज़ाम है, आपके इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई करता है। किडनी का काम है अंदर से गंदगी निकाल देना, टॉक्सिन्स को बाहर खारिज कर देना। ये एक ऐसा अज़ू है जिससे आपकी सफाई होती है। अब वो सफाई का निज़ाम डिस्टर्ब कैसे हुआ, उसकी तह तक अगर हम जाना चाहें तो उसमें योग जिस तरह डाइट की बात करता है, तो योग ये कहता है कि आपकी 3 टाइप्स की जो डाइट है, सात्विक, तमासिक और राजसिक, उसमें योग ये कहता है कि जो तमासिक डाइट है वो आपके सफाई के निज़ाम को डिस्टर्ब करती है। तमासिक डाइट किसको कहते हैं? हाँ। हर वो डाइट जो पैकिंग की चीज़ हो, फ्रोज़न की शक्ल में हो। अच्छा, फ्रोज़न चीज़ें जैसे हम लेते हैं या पैक चीज़ें जो खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव है। ये ख़ास तौर पे ये जो आप फास्ट फूड पे जाते हैं, अंदर से निकाला उन्होंने फ्रोज़न चीज़, उसको गर्म तेल में आपको फ्रोज़न और फ्राई किया, कढ़ाई में डाल के, कढ़ाई करके मतलब वो आपको दे दिया, तो किडनी उससे आपके फेलियर की तरफ जाएगी, इससे आपके किडनी पे असर हो सकता है, किडनी पे इफेक्ट आता है। उसमें एक तो देखें, आप देखें उसमें जितने भी हम फास्ट फूड खाते हैं उसमें नमक बहुत तेज़ होता है। हाँ, ठीक है, और जितनी आपकी नमकीन ज़्यादा खुराक होगी
उससे आपकी किडनी पे इफेक्ट आएगा। और एक और मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कभी भी कच्चा नमक इस्तेमाल ना करें। ठीक है। हम लोग जो है कच्चा नमक इस्तेमाल किस तरह करते हैं, एग के ऊपर कच्चा नमक इस्तेमाल करते हैं, या हम कोई फ्रूट खाते हुए कच्चा नमक इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट के साथ नमक आप इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें किडनी को आपको जो इफेक्ट करती हैं। फ्राई अंडा जब बनेगा तो उसके ऊपर हल्का सा तो फिर छिड़क के बंदे ने खाना है उसका सर उसका तरीका ये है कि आप उसको पकते हुए डाल लें ऊपर। अच्छा, ताकि वो पक जाए। ठीक। जब फ्राई अंडा हो रहा होता है, लेकिन फ्रूट्स का क्या करेंगे बाजी? है फ्रूट्स जो है वो आप नमक के बगैर इस्तेमाल मतलब नमक के बगैर इस्तेमाल करें। अच्छा, क्योंकि कच्चा नमक जो है वो आपके किडनी इफेक्ट करता है। ठीक है। पका हुआ भी ज्यादा नमक आप खाएंगे, ज्यादा नमक तो आपके किडनी इफेक्ट होंगे उससे। ठीक है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि ज्यादा नमक नहीं लेना आपने, ज्यादा नमकियात इस्तेमाल नहीं करने, इससे किडनी पे इफेक्ट आता है। ठीक है। और अब हम अच्छा बाजी, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी 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 हाँ, जैसे सलाद का जिक्र होता है तो अमूमन सलाद आप भी उसको ज्यादा प्रीफर देते हैं कि भैया सलाद खाओ, सेहत बनाओ। अगर सलाद कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खीरा काट के उसके ऊपर नमक छिड़क लेते हैं और कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए वो फ्रिज में रख देते हैं, तो क्या उसका कोई नुकसान है या फायदा है उससे? नमक का जो आप नमक की जो बात कर रहे हैं सर, वो टेस्ट है ना, हमने अपने टेस्ट डेवलप कर लिए ना। कच्चा नमक तो वैसे ही कह रहे हैं ना, मना कर कच्चा नमक से तो मना कर रहा हूँ मैं। हाँ, कच्चा नमक आपके किडनी पे इफेक्ट करेगा। नहीं, उसमें मिल्ट हो जाता है, मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन वो नहीं सर, सही नहीं है। वो आपने टेस्ट डेवलप किया हुआ है, ये आपका टेस्ट बन जाता है। आप टेस्ट लेते हैं उससे बस, और उससे कोई वो नहीं है, उसके फायदे नहीं है, उसके नुकसान आती हैं। उससे बीपी भी शूट करेगा आपका। ठीक है। ठीक है। तो वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, वो भी कह रही है कि मेरी सेहत का राज ये है कि दुनिया में मैंने जब से आई हूँ उस वक्त से लेके अब तक के 50 बरस से ज़्यादा उम्र हो गई है, नमक ही नहीं खाया कभी। तो वो बड़ा उसने कमाल मतलब उसका बयान है। सर बहुत कमाल है ये तो, उसने बहुत अपने किडनी के साथ जो भला किया हुआ है। हाँ, तो किडनी इफेक्ट होते हैं नमक के साथ। ठीक है। हाँ, अब जरा एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाए। जी सर, मैं ये चाहूँगा कि आप सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि हम बहुत आसानी की तरफ लेके चलते हैं लोगों को, तो मैं ये बताऊँगा किडनी को आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं कि आप अपने दोनों हाथों के दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। ये सामने रख ली, दरमियान की 2 उंगलियां, बड़ी उंगली और रिंग फिंगर, इसको ये 2 उंगली। हाँ, ये अपान मुद्रा कहते हैं इसको। ठीक है। ये सर अपान का लफ्ज़ी मतलब है किसी बड़ी हुई चीज़ को नीचे लेके आना। ठीक है। अब किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया है, आपके स्टोन हो गए हैं, कोई भी उसकी ज्यादती हो गई है, तो ये सफाई करता है। ठीक है। ये सफाई के निज़ाम को बेहतर करता है। ठीक है। ये दबाना है, ये सिर्फ टच करना है, सिर्फ टच करना है। टच करना। अब ये बैठे बैठे आप 10-15 मिनट डेली बना के रखें। रगड़ नहीं देनी है मतलब? नहीं, वजन नहीं देना, वजन नहीं देना बिल्कुल। और यहाँ करके यहाँ रख लिया। नहीं, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, जैसे मर्जी आप रख लें, जो इसमें कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है। आप हाथ ऐसे जिसमें आपको ईजी हो। ठीक है। सिर्फ ये 2 उंगलियों के साथ जुड़ना जरूरी है, अंगूठे के साथ बराबर पोर कर लें आप। इसमें ये अपान मुद्रा आप सर्च कर सकते हैं, आपको नेट पे मिल भी जाएगा। अपान मुद्रा याद रखिएगा, अपान मुद्रा। तो इसके फायदे आपको बेशुमार मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारा किडनी का टॉपिक है, तो किडनी के ऊपर ये इफेक्ट करता है, अच्छा इफेक्ट करता है। किडनी को बेहतर करता है, किडनी फंक्शन को बेहतर करता है, किडनी की सफाई करता है। क्योंकि सफाई का निज़ाम जब डिस्टर्ब होता है तो किडनी खराब होते हैं। ठीक है। तो ये सफाई के निज़ाम को तेज़ करता है, इंसान के अंदर से टॉक्सिन्स को खारिज करता है ये। ठीक है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसको जरूर बनाएं। 10 से 15 मिनट आप कम से इसको कम यूं करके रखें। जी जी, मुसलसल 10-15 मिनट आप इसको बनाए रखें दिन में। तो आपसे बात करते हुए भी गुजारी जा सकती है। जी सर, तो बातें कर सकते हैं इसमें। आप सफ़र कर रहे हैं, कर रहे हैं तो इसमें आप तब भी बना सकते हैं। वॉक करते हुए भी नहीं करना, इसकी एहतियात ये है। वॉक करते हुए नहीं करना। अच्छा, बैठ के करना। बैठ के या लेट। उसकी क्या वजह है बाजी? जब आप वॉक करते हैं तो आपकी जो है वो बॉडी की सर्कुलेशन चल पड़ती है, आपकी जो एनर्जीज निकल रही हैं उंगलियों से वो स्लो हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि ये मुद्रा का ताल्लुक आपकी उंगलियों की एनर्जीज के साथ है। 5 एनर्जीज, 5 एलिमेंट्स, वो 5 इंसान की उंगलियों में शो होते हैं। इससे हरारत निकलती है, इससे हवा निकलती है, इससे रूह की एनर्जी निकलती है, मट्टी की एनर्जी, इससे पानी की एनर्जी। ठीक। ये 5 एलिमेंट्स इंसान की बॉडी के, तो 5 की 5 उंगलियों से निकलती हैं। तो ये आप जो एनर्जीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में, फिर वो वॉक करते हुए स्लो हो जाती हैं। ठीक है। उनका कनेक्शन टूट जाता है। चले, एक तो ये हो गया। और एक्सरसाइज मुझे उम्मीद है वीडियो आप लेके आए, मैं वीडियो दिखाते हैं साथ में। जी सर, वीडियो और उसके बारे में बात करते हैं। जरूर जी, जरा वीडियो दिखाइए। अच्छा जी, ये आपकी एक्सरसाइज जी। हल्का हल्का ट्विस्ट करना है, तेज नहीं करना, हल्का हल्का। ठीक है। योग ये कहता है कि ट्विस्टिंग जो पोजेज है ना, जो घूमने के पोजेज हैं, सफाई के निज़ाम को बेहतर करते हैं और किडनी को बेहतर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप स्पोर्ट लेते हुए एक हाथ को पीछे ज़मीन पर रखें और एक हाथ से घुटने पर रखते हुए अपने आप को थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर आप उसमें थोड़ा सा, जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आप एक लेग को इसमें फोल्ड करेंगे,
और घुटने के आप अपोजिट रखेंगे इसमें। और इसकी ये वैसे जो मुड़ना है जिस तरह आप जो एक्सरसाइज हो रही है ना बाजी, तो इसकी टाइमिंग क्या हो, 1 मिनट 2 मिनट जितना आसानी से हो सकता है, जितना आसानी से हो सकता है। इसमें कोई भी आपकी हर बॉडी की टाइमिंग डिफरेंट होगी, हर बॉडी का स्टेमिना डिफरेंट होगा। इसमें आप एक लेग को फोल्ड करें, जो लेग फोल्ड है उसकी तरफ आपने पीछे देखना है, जो लेग फोल्ड ऊपर की तरफ है उसकी तरफ पीछे देखना है। जिस तरफ आपने फोल्ड किया उससे दूसरी तरफ आपने देखना। जी उसकी बिल्कुल पीछे की तरफ देखेंगे, इससे आपके पूरा किडनी पे जो है वो थोड़ा स्ट्रेच आएगा। ठीक है। अच्छा। और बहुत आसानी से जितना हो सकता है, इसमें जोर नहीं लगाना, किसी किस्म का जोर नहीं लगाना। और ये मैं तेज कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी देर रुकना है, कम से कम 5 सेकंड आपने स्टे करना है। जब आप एक पोजीशन में गए तो कम से कम 5 सेकंड आपने रुकना है, इंतजार करना है। ठीक है। उसके बाद फिर आप टांगे सीधी कर लें, फिर ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि ट्विस्टिंग पोजेज में ये डिफरेंट टाइप की ट्विस्टिंग पोजेज की हैं जो आसानी से हो सकें। लेट के देखें और फिर आप लेग को फोल्ड कर लें, ऐसे टांग सीधे रखते हुए, फिर ऐसे पीछे देखें, एक हाथ को पीछे सपोर्ट लेते हुए, और अपने घुटने को पूरा पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो पीछे ना जाए। उसको ठीक है अपनी तरफ खींचते हुए घुटने को पीछे देखने की कोशिश करें, जितना इजीली हो सकता है। इसमें जोर आजमाई बिल्कुल नहीं होगी। तो ये ट्विस्टिंग पोजेस जितने हैं ये आपके सफाई के निज़ाम को बेहतर करते हैं। आपके अंदर जितना सफाई का निज़ाम चल रहा है उसको ठीक करते हैं, योग ये कहता है। फिर आप लेट के इसको कर सकते हैं, थोड़े से पाँव ऊपर उठा लें, बाजू खोल लें साइडों पे। आपने करके बाजू फैला लिए अपने। जी। और मैं नीचे टच नहीं कर रहा, जमीन को टच नहीं कर रहे आप। जी हवा में। और ये भी 5-5 सेकंड रुकना है। जी रुकना है। इसमें भी ट्विस्ट करना है। फिर आप नीचे पाँव रखते हुए फिर आप नीचे टच करेंगे। पहले मैंने ऊपर उठाए हुए थे पाँव, और अब जो है वो नीचे रखे हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा। तो ये बहुत सिंपल आसानी से। अब देखें मैंने मैट पे किया है, अब हम इसको चेयर पे कैसे कर सकते हैं। आप बैठे बैठे हल्का सा ट्विस्ट करें, पीछे देख लें, यहाँ से ये चलेगा। ठीक है, 5 सेकंड रुके। अच्छा। जी फिर दूसरी पोजीशन। आप ये देखें, आप ऑफिस में बैठे हुए किडनी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। आप ये बैठे बैठे हल्का हल्का ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नहीं पाजी, एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ पाजी। जी जिस तरह आप ट्विस्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है आप इस साइड में हो जाते हैं, तो एक तो ये कई लोगों को ये पता नहीं कि किडनी होती कहाँ है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि किडनी आगे या कौन सी जगह, कि हमारी पब्लिक जो है कई लोगों को सर ये पीछे सर कमर के बिल्कुल साथ है। और बाज़ का जो है ना ये जानना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये कमर दर्द है या किडनी का दर्द है। बहुत सारे लोग जो है वो कमर दर्द समझ बैठते हैं कि मुझे कमर में दर्द है, पूछना चाह रहा था भाई। कमर में दर्द है, तो इस वजह से जो है ना वो किडनी का अपना चेकअप नहीं करा पाते। अब मैं इसकी थोड़ी सी निशानी बताऊंगा किडनी के दर्द में और कमर के दर्द में क्या फर्क होता है, ठीक है, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि ये मेरा किडनी का दर्द है या कमर का दर्द है। तो ये फर्क आप बताने लगे हैं किडनी के दर्द में और कमर के दर्द। जी सर, क्या पता चलेगा? तो किडनी के दर्द का जो है ना एक जो है वो निशानी ये है कि वो बढ़ती है, तेज होती है और थोड़ी देर बाद स्लो हो जाती है। ठीक है, किडनी का दर्द बढ़ता है और स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, कम हो जाता है। उसमें ऐसी चीज़ें चलती रहती है, उसमें ठहराव नहीं होता उस दर्द में। और जो कमर का दर्द होगा ना वो एक जैसा रहेगा, ओके, और वो एक पॉइंट पे रहेगा। किडनी का दर्द फैलता है, ठीक है, आगे की तरफ आता है, ओके, साइडों से आपके आगे की तरफ आता है। यहाँ भी दर्द होता है उसके, आपके जो ये जो जहाँ से कूल्हे के जोड़ है ना, इसके करीब भी दर्द आता है जब बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाए। ओके। तो किडनी का दर्द याद रखिएगा, जो चलता हुआ दर्द है, जैसे आपको दर्द तेज हो, स्लो हो, चल रहा है, उसमें कभी बढ़ता है और कभी उसमें नीचे आ जाता है, और तो ये फैल के होता है, ये किडनी का दर्द है। ठीक है। और जो दर्द आपके मुसलसल एक लेवल पे हो रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही, ज्यादती नहीं हो रही, तो वो मस्कुलर पेन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इन दोनों का अगर कमर की तकलीफ हो तो वो तो आप पहले बता चुके हैं, उसके लिए एक्सरसाइज, और इसके लिए आपने अभी ये बताई है। इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका दूसरे से भी फ़ायदा होता हो? मतलब ये जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे किडनी पे तो मेरे असर हो ही रहा है, लेकिन मेरी कमर पे भी फ़र्क पड़ रहा है। कमर पे भी पड़ता है इससे। ये जो मैंने जो पोजेस बताए हैं, ट्विस्टिंग के पोजेस, ये आपकी कमर की अलाइनमेंट भी करते हैं, और इससे साइड टायर भी कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, लव हैंडल्स ये भी काम अच्छा, नहीं पाजी, एक और चीज, हम जब जिम जाते हैं तो वहाँ पे ट्विस्टिंग की जो मशीन होती है उससे भी फायदा होगा इसका? क्योंकि बिल्कुल हम सर, तो वैसे कमर के लिए, पेट के लिए यूज करते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल फायदा होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया हमेशा की तरह, आपने आज भी गाइडेंस हमें दी है। A+ का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ मौजूद थे। अभी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है पब्लिक पे आ जाएँ, पब्लिक पे हमारा प्रोग्राम देखें। हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने बात की शंदूर मेला मनसूख कर दिया गया है,
इसको मनसूख करने की वजूहात क्या हैं ये तो हमने आपको बताया, लेकिन और वजूहात इसके अलावा क्या हैं, पैसे की दस्तयाबी के अलावा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नुकसान क्या होगा टूरिज़म को, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी इजाज़त दी ब्रेक के लिए।